So sound is audible. Hello. Yes. देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, तो एक बार बताएंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया? ऋषित। सर RH Whittaker। RH Whittaker। 5 सर किंगडम मैंने बोला था। 5 किंगडम कौन कौन से हैं? नेम द 5 किंगडम। सर मैं बोलूं? यस। यस सर। सर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी, एनिमलिया। वेरी गुड। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। हेडिंग डालिए। किंगडम मोनेरा। देखिए ऑल टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट हैं, दे आर इंक्लूडेड इनटू किंगडम मोनेरा। So it is the exclusive kingdom for prokaryotic organism. Prokaryotes. देखिए प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। सो दे हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें कैसा न्यूक्लियस होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस। मैं आगे आपको इसका डिटेल पढ़ाऊंगा प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है। अभी आप इतना लिख लो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। बच्चों यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, then such type of DNA is called as naked DNA। इसलिए इसके DNA को हम लोग क्या कहते हैं? naked DNA। तो पहला फीचर लिखिए किंगडम मोनेरा का, प्रोकैरियोट्स। उसमें लिखिए प्रिमिटिव न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रिमिटिव न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रिमिटिव न्यूक्लियस और एडवांस न्यूक्लियस क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं किंगडम मोनेरा के कुछ फीचर। यस सर। सर कुछ टाइम के लिए सर रुकेंगे सर, मेरा थोड़ा नेटवर्क वीक है, मैं एक बार रिजॉइन कर सकता हूँ? हाँ रिजाइन करो, मैं रुका हुआ हूँ। हाँ सर। हाँ सर थोड़ी देर रुक जाइए। हाँ सर अब ठीक। बेटा बोलिए इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? प्रोकैरियोट्स हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया। एक मल्टीसेलुलर होता है, ज्यादातर ये क्या होते हैं? मोस्टली यूनिसेलुलर, मोस्टली यूनिसेलुलर। और साइनोबैक्टीरिया इज मल्टीसेलुलर। एक बैक्टीरिया है जो फिलामेंटस होता है, वो मल्टीसेलुलर है, एंड दैट इज कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। सर यही तो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना? हाँ, इसका पुराना नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बीजीए कहते हैं।
भाई और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या दिखाई नहीं पड़ रहा तो आप इमीडिएटली इंटरप्ट कर सकते हो। ओके, so kingdom Monera having distribution of prokaryotes and they have cellular level of body organization. देखिए हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिज्म कहलाने के लिए आपके पास सेल होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं वायरस की, तो वायरस का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का नहीं होता, इसलिए उसके लिए हम लोग टर्म ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करते। वायरस हैं, प्रायॉन्स हैं, वायराइड्स हैं, don't have cellular body organization. That's why we cannot use the term organism for virus, prions, and what? Virides. सर वायरॉइड्स बोले? वायराइड्स क्या होते हैं? नेकेड आरएनए होते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शन करता है नेकेड आरएनए। एक मिनट रुकिए, मैं फोन अटेंड कर लेता हूं। यस, तो देखिए इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टीसेलुलर इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब कोई बताएगा न्यूट्रिशन के बारे में? ज्यादातर बैक्टीरिया मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा मोस्टली हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ में अगर डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट से फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, तो इनको सेप्रोफाइट कहते हैं। जो सड़ी गली चीजों से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, सेप्रोफाइट। और सेप्रोफाइट ही डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैक करते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप का हेटेरोट्रॉफ हो सकता है, सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। देखिए जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इस पे दो टाइप हो सकता है, दे मे बी कीमो ऑटोट्रॉफ, दे मे बी फोटो ऑटोट्रॉफ। तो ये कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ। जैसे हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करता है। मान लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करता है H2S। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सल्फर रिलीज होती है और इसी से ये इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करता है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है उससे ATP बनाता है और NADPH बनाता है। और ये जो ATP और NADPH है ये CO2 फिक्सेशन में यूज होता है और इससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो आप जरा बताइए, जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इनको लाइट का कोई रिक्वायरमेंट होता है क्या? नहीं।
ये इन एब्सेंस ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस करते हैं, सॉरी ये इन एब्सेंस ऑफ लाइट फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन जो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं उसमें किसका ऑक्सीडेशन होता है? वाटर का। और अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। तो जो फोटो ऑटोट्रॉफ हैं वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर साइनोबैक्टीरिया। सो ओनली दिस किंगडम यू मे हैव कीमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ। आप बताइए, कीमो ऑटोट्रॉफ सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। कीमो ऑटोट्रॉफ सिर्फ बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ये न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्स किंगडम है। यहाँ पे लिखिए मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बच्चों, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी लिख सकते हो। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, ओके। जरा बताइए किस किस टाइप का न्यूट्रिशन हो सकता है प्रोटिस्टा में? सर प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया में किस किस टाइप का न्यूट्रिशन हो सकता है? सर हेटेरोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रॉफ में कौन से दो टाइप हैं? सर कीमो ऑटोट्रोप और फोटो ऑटोट्रोप। कीमो ऑटोट्रॉफ और कहीं दूसरे ग्रुप में मिलता है? हाँ सर, किंगडम प्रोटिस्टा। इसको छोड़ के दूसरे ग्रुप में कहीं है? एनी अदर ग्रुप में है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? नहीं सर, नहीं। एनी अदर किंगडम? नो सर। यस। तो जरा बताओगे न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्स या मेटाबॉलिकली मोस्ट डाइवर्स किंगडम कौन हुआ? सर मोनेरा। हाँ, अब आप देखिए बैक्टीरिया में जो सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं जिनका इवोल्यूशन सबसे पहले हुआ, दे आर आल्सो कॉल्ड एज मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया, उनको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। सो द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया, ARCHAE बैक्टीरिया। जो एडवांस बैक्टीरिया होते हैं दे आर कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया। एडवांस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया इज ए टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज ए टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही पहले ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे, बीजीए। इसके बाद आप माइकोप्लाज्मा लिखोगे। माइकोप्लाज्मा ये वॉललेस बैक्टीरिया होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद आप एक और बैक्टीरिया लिखोगे जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, आप इसको माइसिलियल बैक्टीरिया या रे फंजाई लिखोगे। ये है बैक्टीरिया लेकिन फंजाई लाइक होता है, इसलिए इसको कॉमनली रे फंगी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया, ओके। तो कुछ टाइप आप लिख लीजिए बैक्टीरिया के, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। एंड टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया में लिखिए साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड फिलामेंटस बैक्टीरिया। और वो टाइप है लेकिन हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। फिर आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ आर्की सर बैक्टीरिया। एक चीज, हाँ पूछो बेटा। सर मेरा तो बोर्ड आईएससी है, तो सर मेरा बुक से आपके पढ़ाने का बाद रेफर करूंगा, तब अगर कुछ एक्स्ट्रा मिले तो आपको बोल दूं।
हाँ, पहले हम एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, इसके बाद जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो आप हमको बोल देना. ओके. ओके सर, नो प्रॉब्लम. So let us see Archaebacteria. बच्चों, आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है. आर्कीबैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया. देखिए, ज्यादातर आर्कीबैक्टीरिया ऐसी हैबिटेट में रहते हैं जहां पे नॉर्मल लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आर्कीबैक्टीरिया दे आर लोकेटेड ऑन हार्श हैबिटेट. तो आप सेकंड पॉइंट लिखिए, दे आर लोकेटेड या प्रेजेंट ऑन मोस्ट हार्श. हार्श को अनफेवरेबल भी लिख सकते हो, हैबिटेट. मोस्ट हार्श हैबिटेट. देखो, आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं. One is called as methanogen, another one is called as halophile, and the third one is called as thermoacidophile. तो क्या आपने बोले? 3 टाइप लिख लिया. मिथेनोजन, मिथेनोजन. 3 types of archaebacteria: methanogen, halophile, halophiles, and thermoacidophile. तो आर्कीबैक्टीरिया का कितना टाइप हुआ? 3 टाइप्स. कौन कौन सा? मिथेनोजन, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स. देखिए, सबसे पहले हम लोग मिथेनोजन देखेंगे. मिथेनोजन 2 जगह पाए जाते हैं. एक तो मार्शी हैबिटेट में, दे आर प्रेजेंट ऑन मार्शी हैबिटेट. दलदल जहां पर होता है वहां पे होते हैं मार्शी हैबिटेट. मार्शी हैबिटेट या वेटलैंड. वेटलैंड का मतलब जहां पर परमानेंटली पानी भरा रहता है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? वेटलैंड. दूसरा, गाय भैंस बकरी छेड़ी. ये जो गाय भैंस बकरी जो कैटल्स होते हैं, उसमें एक रूमेन कैविटी होती है, इसलिए उनको रूमिनेंट भी कहते हैं. उसके गट में होता है. तो दूसरा इसका पोजीशन लिखिए, गट ऑफ रूमिनेंट. गट ऑफ रूमिनेंट. रूमिनेंट. रूमिनेंट को आप कैटल भी लिख सकते हो. कैटल जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब रूमिनेंट्स हैं. देखिए, कैटल में ये सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है इसका, सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस में 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, दोनों का बेनिफिट होता है. तो ये किस में हेल्प करते हैं? सेल्यूलोज डाइजेशन. ओके. देखिए, इनको मिथेनोजन इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे जनरेट मेथेन गैस. व्हाई दे आर कॉल्ड एज मिथेनोजन? क्योंकि ये क्या जनरेट करते हैं? मेथेन, CH4. मेथेन इज आल्सो कॉल्ड एज बायोगैस. मेथेन का दूसरा नाम क्या होता है? बायोगैस, GAS. So why they are called as methanogen? Because they produce methane gas. That's why they are called as methanogenic bacteria.
स्ट्रिक्टली एनारोबिक इन नेचर, ये बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं, एनारोबिक, एनारोबिक इन नेचर। तो ये हमने कुछ कैरेक्टर आपको बताया मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया वेटलैंड पे पाए जाते हैं, मार्शी हैबिटेट में होते हैं, और गाय भैंस बकरी छेड़ी इन सब में रूमेन कैविटी पाई जाती है, इसलिए इनको रूमिनेंट्स भी कहते हैं। इनके गट में होते हैं, वहां पे सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं, सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं। They produce methane gas. Methane is also called as biogas, a component of biogas. That's why they are methanogenic bacteria. Methanogen का मतलब क्या जनरेट करना? Methane gas जनरेट करना। ये anaerobic नेचर के होते हैं, in absence of oxygen survive करते हैं। Now, the second type of bacteria, they are called as halophiles. दूसरे टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? halophiles. देखिए जो halophiles होते हैं, they survive in salt rich condition. सर हाँ, सर वो लास्ट पॉइंट थोड़ा एक बार दिखाएंगे मिथेनोजेन का? मेथेनोजेन का लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, एनारोबिक बैक्टीरिया, उसमें लिखिए जो सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक बैक्टीरिया। Anaerobic bacteria survive in absence of oxygen. ऑलराइट। Now halophiles, मैंने अभी बताया halophiles कहाँ पे सर्वाइव करते हैं? सॉल्ट रिच कंडीशन, जहां पे एक्सटर्नल हैबिटेट में सॉल्ट कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। देखिए ये सॉल्ट रिच कंडीशन में कैसे सरवाइव करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है सेल वॉल, सो इनसाइड यू मे गेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन आउटसाइड सेल वॉल। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए शॉर्ट फॉर्म में पीएम लिख दिया। पीएम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए बैक्टीरिया फॉर्म अ मेम्ब्रेन बाउंड पिगमेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट बनाता है, and this pigment is called as bacteriorhodopsin pigment. इस पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है? बैक्टीरियोरोडोप्सिन। बच्चों आपके आंख में जो रेटिना होता है, रेटिनल कोन में भी एक पिगमेंट होता है, उसको रोडोप्सिन पिगमेंट कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता पिगमेंट बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। That's why we use the prefix bacteriorhodopsin. देखिए जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में इट सिंथेसाइज एटीपी। ये एटीपी सिंथेसिस करता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। So what is the function of bacteriorhodopsin pigment? Bacteriorhodopsin pigment in presence of light synthesize ATP. बच्चों एटीपी बनाने को फास्फोराइलेशन कहते हैं, तो इसका मेन फंक्शन होता है फास्फोराइलेशन। और लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बने तो उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अगर हम आपसे एक वर्ड में पूछें कि बैक्टीरियोडॉप्सिन पिगमेंट क्या काम करता है, तो आप सीधा लिखोगे फोटो phosphorylation. Bacteriorhodopsin pigment synthesize ATP in presence of light. ये बताइए, अभी हमने बताया है कि बाहर साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, आउटसाइड मैक्सिमम कंसंट्रेशन, और बैक्टीरिया के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कम है। तो इधर हाई है हमने H लिख दिया, इधर लो है हमने L लिख दिया। तो ये तो सॉल्ट कंसंट्रेशन ही है। तो हाँ सॉल्ट कंसंट्रेशन है, आउटसाइड मैक्सिमम, इनसाइड मिनिमम। तो सॉल्ट मैक्सिमम कंसंट्रेशन से मिनिमम कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन होती है उसके थ्रू।
तो आप जरा बताइए, अगर कोई भी चीज मैक्सिमम कंसंट्रेशन, यहाँ पे सॉल्ट है, से मिनिमम की तरफ मूव करें तो ये ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स ग्रेडियंट हो रहा है, हाई से लो की तरफ जा रहा है Yes, और sir. इधर ही Along the ग्रेडियंट है, gradient. सो इट इज डिफ्यूजन। ये कैसा होगा ट्रांसपोर्ट? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। और हम आगे आपको बताएंगे जो डिफ्यूजन होता है उसमें एनर्जी नहीं लगती, तो ये कैसा होता है ट्रांसपोर्ट, एक्टिव या पैसिव? Passive होगा। इस पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, इसमें एटीपी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। नाउ सॉल्ट अंदर आ गया, अब सॉल्ट को बाहर निकालना है, तो सॉल्ट को जब आप बाहर निकालोगे, एग्जिट करोगे, तो टुवर्ड्स ग्रेडियंट निकालोगे या अपोजिट ग्रेडियंट लेके जाओगे? अगर इसको आउटसाइड लेके जाओगे सॉल्ट को, तो ये ग्रेडियंट के अपोजिट जाएगा, और अगर कोई मूवमेंट अपोजिट द ग्रेडियंट होगा तो वो एक्टिव होगा। तो ये एटीपी जो इधर बनता, वो एटीपी साल्ट को एग्जिट करने में यूटिलाइज हो जाता, तो एटीपी किस में ब्रेक हो जाएगा? एडीपी में, और साल्ट बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है सॉल्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर आता रहता है और बैक्टीरिया उसको कंटिन्यूअसली सेल के बाहर पंप करता रहता है। तो इफ एनी ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस अगेंस्ट ग्रेडियंट देन इट इज एक्टिव, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग पंप यूज करते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा एटीपी डिपेंडेंट होता है। तो जो एटीपी ये बनाया, वो एटीपी किस में कंज्यूम हो गया? बोलिए। वो एटीपी सॉल्ट को बाहर निकालने में कंज्यूम हो गया। So this is the mechanism by which bacteria can survive in salt rich concentration. तो ऐसे बैक्टीरिया सॉल्ट रिच कंसंट्रेशन में सरवाइव कर सकते हैं। ओके, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। आप बताइए हेलोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? Salt rich concentration medium. हाँ, सॉल्ट रिच कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होता है सॉल्ट का, वहां पर पाए जाते हैं। देखिए, सॉल्ट रिच कंसंट्रेशन में बैक्टीरिया सरवाइव कैसे करते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। First of all, bacteria synthesize a membrane-bound pigment called as bacteriorhodopsin. Bacteriorhodopsin synthesize ATP in presence of light. और ATP synthesis को बोलते क्या है? Photophosphorylation. देखिए, बैक्टीरिया के अंदर सॉल्ट आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट से, because this transport takes place towards gradient from high concentration towards low concentration. So it is basically diffusion, not require ATP energy. अब जो बैक्टीरिया है वो इस सॉल्ट को कंटिन्यूअसली बाहर निकालता है। अगर बाहर निकालेगा तो वो ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट जाएगा, यानी वो लो से हाई की तरफ जाएगा। एंड इफ एनी ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस अगेंस्ट ग्रेडियंट देन इट मस्ट रिक्वायर एटीपी एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो बैक्टीरिया हैविंग सॉल्ट पंप and these salt pump continuously utilize ATP and exit the salt from the bacterial cell. So in this way bacteria can survive in salt rich concentration. Okay, ये समझ पाए? किस कोई डाउट है इसमें? Can anyone explain how bacteria survive in salt rich condition? बोलो। Sir, बोले। हाँ, Sir, whenever a bacteria, that is Archaebacteria of halophiles, go into the salt-rich condition, their plasma membrane has a pigment known as bacteriorhodopsin, which they synthesize in presence of light. And during that time, photophosphorylation occurs, then ADP with the help of inorganic phosphate changes into ATP. And at that time, by diffusion, salt enters from high concentration to low concentration, provided that high concentration is outside the cell. Yeah. Then when salt inside the cell becomes excess, to control that, with the help the ATP, with the help of ATP, the excess salt is pushed out of the cell by the active transport method, and ATP gets converted back into ADP. That's how they survive. ओके, तो ये सिंपल मेथड है। और सीधा सा आप ये बोलो कि बैक्टीरिया जो है वो सॉल्ट को सेल से बाहर निकालता रहता है। अब बाहर निकालने के लिए एटीपी चाहिए, और वो एटीपी उसको कौन प्रोवाइड करेगा? बैक्टीरियोरोडॉप्सिन।
Now the third types of bacteria, they are called as thermoacidophiles. तीसरे टाइप के जो आर्कियोबैक्टीरिया हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। देखिए बच्चों, थर्मो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सर जाता है। थार्मो है या टार्मो है? सॉरी थर्मो, THER, यहाँ पे आप लिख लो THER, ठीक है। थर्मो एसिडोफाइल्स, यहाँ पे आप लिखिए बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और लो पीएच, एसिडिक पीएच। एसिडोफाइल्स का मतलब पीएच कैसा होगा? एसिडिक। पीएच 2 से 3 तक हो सकता है, तो ये पीएच हाई हुआ, लो हुआ? लो हुआ। कैसा है? एसिडिक। बच्चों, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हैं। किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? सल्फर। और उसके ऑक्सीडेशन से H2SO4 प्रोड्यूस होता है। H2SO4 की वजह से पीएच कैसा मेंटेन होता है? एसिडिक। देखिए, बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे कैसे सरवाइव करते हैं? हाई टेम्परेचर से मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड होती है वो सेंसिटिव होती है। तो लिपिड जनरली टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, देखिए लिपिड में एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है जो फैटी एसिड का बना होता है। तो ये एक नॉर्मल लिपिड है, ओके। लेकिन आर्किबैक्टीरिया में जो लिपिड होती हैं उसमें लैटरल ब्रांचिंग होती है। ये लिपिड का हेड है और ये लिपिड की टेल है। तो जो टेल है इसमें लैटरल ब्रांच होंगी, यानी यहाँ पे ब्रांच लिपिड है, और ब्रांचिंग की वजह से ये एक दूसरे में इंटरडिजिटेशन मतलब फिट हो जाएंगे। इसके बीच में एक इंटरेक्शन होता है। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्या कहते हैं बोलो बेटा इस इंटरेक्शन को? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। आप बताइए, अगर इसमें ब्रांचिंग होगी, कैसा लिपिड है यहाँ पे? ब्रांच लिपिड है, BRANCHED, ब्रांच लिपिड। तो ब्रांच लिपिड होने की वजह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंक्रीज करेगा, और अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंक्रीज करता है तो मेम्ब्रेन का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। मेम्ब्रेन हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगी? स्टेबल हो जाएंगी, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ थर्मोबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। सो द सिंपल आंसर इज देयर, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑफ ब्रांच चेन लिपिड या ब्रांच लिपिड प्रेजेंट इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसी लिपिड होती है? ब्रांच लिपिड होती है। इसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, ओके। तो सर हम ये थोड़ा समझा देंगे फिर से? ये मैं बता रहा हूँ अभी, पहले आप थोड़ा इसको फिगर बना लो फिर और समझा देते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। सर नीचे दिखाइए ना। ये बताइए, आपने बायोमॉलिक्यूल में लिपिड कभी पढ़ा है? सर लग तो रहा है कभी पढ़ा था, कभी पढ़ा था? चलो अब वो ठीक भूल है, गए। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आप इसको बनाइए फिर मैं बताता हूँ।
हाँ सर हो गया। देखिए, मैं आपको जब सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर। मैंने ये एक लिपिड का स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और 2 हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं। फिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, या वाटर अट्रैक्टेंट। और फोबिक क्या होता है? जो वाटर से दूर भागता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोबिक, हाइड्रोफोबिक। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये प्योरली हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो लिपिड है ये मूवमेंट करती रहती है, इसमें मूवमेंट होता है। बच्चों, ये मार्कर पेन दिखाई पड़ रहा है? ये लिपिड बाई लेयर है। ये लिपिड की 2 लेयर है। पहला तो ये अपने एक्सिस पर स्पिन करता है, इसको हम लोग स्पिनिंग मूवमेंट कहते हैं। ये भी स्पिन करता है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? स्पिनिंग मूवमेंट। अब ये जो स्पिन करते करते फॉरवर्ड जा सकता है, बैकवर्ड जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है। ये भी स्पिन करते करते फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट जा सकता है। सो इट इज कॉल्ड अ लैटरल मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं? लैटरल मूवमेंट। लेटरल। एक रेयर मूवमेंट होता है, ये जो लिपिड है ये नीचे आ गई, या जो नीचे वाली लिपिड है ये ऊपर आ गई। और अगर ऐसे मूवमेंट होता है तो इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या कहते हैं? बोलिए। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली जो लिपिड है, लिपिड में मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट। और मूवमेंट की वजह से ही जो लिपिड है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका फ्लूइड नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है? बोलिए। फ्लूइड। मतलब ये लिक्विड नेचर की होती है। अब आप ये बताइए, अगर आपने यहाँ पे मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो लिपिड है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, इसमें ब्रांचिंग कर दी। मान लेते हैं ये एक दूसरा लिपिड है और इसमें जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है इसमें लैटरल ब्रांच है। तो लैटरल ब्रांच एक दूसरे में फिट हो जाती हैं ऐसे। अगर लैटरल ब्रांच एक दूसरे में फिट हो जाएंगी तो इसके बीच में मूवमेंट होगा या मूवमेंट कम हो जाएगा? घट जाएगा। अगर मूवमेंट घट जाएगा तो इसका फ्लूइड नेचर बढ़ेगा, घट जाएगा? सर घटेगा। हाँ, ये ज्यादा विस्कस होगी। और अगर इसका फ्लूइड नेचर घट जाए, विस्कोसिटी बढ़ जाए, तो ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। हाई टेम्परेचर पर, ज्यादा टेम्परेचर होने पर भी ये मेम्ब्रेन में कोई चेंजेस नहीं आते। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर स्टेबल कैसे होता है। तो आप ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ इतना बोलोगे कि बैक्टीरिया हैविंग स्टेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब why bacteria having stable plasma membrane? So the answer is they have branched lipid in their membrane. कैसे लिपिड होती है? ब्रांच लिपिड होती है। तो हमने एक बार ओवरऑल फिगर यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो कैन यू टेल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया? वन इज मेथेनोजन, another one is halophile, another one is thermostophile. तो कितने टाइप के आर्कीबैक्टीरिया हुए? बोलिए। मेथेनोजन, 3। थर्मोस्टोफाइल्स और हेलोफाइल्स। देखिए भाई, एक नया स्टूडेंट है, वो थोड़ा सा अपना माइक अनम्यूट करो और बोलो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया? 3 types. यस, कौन कौन से? Methanogen, halophile और thermoacidophile. यस। कैन यू टेल which archaebacteria present in gut of rumen, ये cattles? Methanogen. Which archaebacteria present in salt rich condition? Halophile. Which archaebacteria present in high temperature and low pH? Thermoacidophile. वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है। आप ये बताइए, हाउ हेलोफाइल्स कैन सर्वाइव अंडर हाई साल्ट कंसंट्रेशन? आराम से बताइए। क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। Halophiles can survive under salt rich condition. Which kind of adaptations are there?
how halophiles can survive under salt rich condition? आप आराम से एक्सप्लेन करके बताइए, सॉल्ट रिच कंडीशन में हेलोफाइल्स कैसे सरवाइव कर जाते हैं? तो बैक्टीरिया जो है वो सॉल्ट को मतलब बाहर निकालता है। बाहर निकालता है। तो वो कैसे निकालेगा? एक्टिव निकालेगा, पैसिव निकालेगा? एक्टिव। एक्टिव इसलिए निकालता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट ग्रेडियंट होता है। बाहर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है। इसलिए अगर आप अपोजिट जाओगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये ट्रांसपोर्ट एक्टिव होगा। तो एक्टिव के लिए एटीपी चाहिए, वो एटीपी कौन प्रोवाइड करेगा? वो एटीपी प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया रोडोप्सिन पिगमेंट। बैक्टीरिया रोडोप्सिन पिगमेंट लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? एटीपी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। म्यूट कर लो। तो समझ गए इसको? आर्कीबैक्टीरिया, देखिए आर्कीबैक्टीरिया हार्श हैबिटेट पे रहते हैं, अनयूजुअल हैबिटेट पे रहते हैं, जहां पर नॉर्मल लाइफ सरवाइव नहीं करती है। अब आप अगला हेडिंग डालिए, यू बैक्टीरिया। लेट अस सी यू बैक्टीरिया। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है और ये हार्श हैबिटेट या अनयूजुअल हैबिटेट में रहते हैं। 3 टाइप के आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, एक होता है मिथेनोजन, दूसरा हेलोफाइल्स और तीसरा थर्मोएसिडोफाइल्स। सो नाउ लेट अस सी यू बैक्टीरिया। आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, यू बैक्टीरिया। बच्चों यू बैक्टीरिया में आप एक लाइन लिखिए, एडवांस बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया होते हैं? प्रिमिटिव या एडवांस? एडवांस बैक्टीरिया। पहले हम एक नॉर्मल यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके बाद साइनोबैक्टीरिया में जाएंगे। So let us see first different components of eubacterial cell. मतलब ये जनरल स्ट्रक्चर होगा पहले। हाँ, yes, general structure. बच्चों आप सबको पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और कोई भी सेल हो, वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उसमें द फर्स्ट सराउंडिंग इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के साइटोप्लाज्म के बाहर जो पहली सराउंडिंग होती है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम पूरी सेल बना देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया पीएम। पीएम का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है, पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आउटसाइड सेल वॉल होती है। So outside the plasma membrane, you may get another coating in the form of cell wall. Plasma membrane के ठीक बाहर एक और surrounding है, and this surrounding is called as cell wall. The chemical nature of this cell wall bacteria में पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। पेप्टिडो मीन्स होता है पेप्टाइड, और अगर पेप्टाइड है तो एमिनो एसिड होता है, और ग्लाइकॉन्स मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर हमने ब्रैकेट में लिखा एमिनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। बच्चों इसी को हम लोग म्यूरिन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन, MUREIN. So can you tell the chemical nature of this cell wall?
कोई बताएगा केमिकल नेचर सेल वॉल का क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूरिन। देखिए, अ थर्ड कोटिंग इज देयर, अ थर्ड लेयर इज देयर। बैक्टीरिया के बाहर एक और लेयर होती है सेल वॉल के आउटसाइड, एंड दिस इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट कोटिंग है। इस कार्बोहाइड्रेट कोटिंग के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको मीन्स क्या होता है? जैसे यहाँ पर ग्लाइकॉन लिखा हुआ है, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, कैलिक्स मीन्स कोटिंग। तो सेल वॉल के बाहर एक और कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? कार्बोहाइड्रेट की। एंड दिस carbohydrate coating is called as glycocalyx. Glycocalyx. Glycocalyx किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। तो जरा बताइए कितनी सराउंडिंग हुई? 3। सेल वॉल, अपने स्टार लगा देते हैं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स collectively called as सेल एनवेलप। इसको एक साथ क्या कहते हैं? सेल एनवेलप। तो कोई बोलेगा सेल एनवेलप में कितनी लेयर इंक्लूडेड है? कौन कौन सी? 3. क्या नाम है उसका? Glycocalyx, outermost carbohydrate layer, followed by cell wall made up of peptidoglycan, that is amino acid and carbohydrate, also the material is also known as murin, and then a plasma membrane. सर Yes. पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी हमने बोला था लिपिड बाइलेयर से। मतलब लिपिड वहाँ से ही लिपिड होगा, होता तो है। ये भी हाँ, ये लिपिड से बना होता है। देखिए, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में लिख देता हूँ। ग्लाइकोकैलिक्स अभी आपने देखा, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है? ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट का। अब ग्लाइकोकैलिक्स की जो कोटिंग है ये दो टाइप की हो सकती है बच्चों। ये सॉफ्ट हो सकता है, थिन हो सकता है, ये हार्ड हो सकता है, थिक हो सकता है। अगर ये सॉफ्ट है, थिन है, तो इसको स्लाइम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। और अगर ये हार्ड है, थिक है, तो इसी को कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए। कैप्सूल। Then how many types of glycocalyx? It may be in the form of soft and thin layer called as slime layer. It may be in the form of hard and thick layer called as capsule. आपने देखा होगा कभी कभी बैक्टीरिया आपस में अटैच हो जाते हैं। ये एक कोकस है, स्फेरिकल बैक्टीरिया को कोकस कहते हैं। दो बैक्टीरिया अटैच हो गया, इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। मल्टीपल बैक्टीरिया अटैच होके चेन बना लिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। तो जरा बताइए, ये जो आपस में अटैच कर रहे हैं, ये किसकी वजह से अटैच कर रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से। मैं आपको और बताऊंगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं कभी कभी वो सरफेस से अटैच होते हैं। ये एक बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये किसी रॉकी सरफेस से अटैच है, ये अटैच हो गया। ये दूसरा बैक्टीरिया है, मान लेते हैं किसी रॉकी सरफेस से अटैच है, मान लेते हैं ये इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच है। तो ये जो सरफेस अटैचमेंट है, इसको करने के लिए फिम्ब्री होती है, FIMBRAE। क्या होती है? बोलिए। फिम्ब्री। और कभी कभी बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है तो एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता है। तो ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये कंजुगेशन ट्यूब बनाया। बच्चों, इस स्ट्रक्चर को सेक्स पाइलस कहते हैं। सेक्स पाइलस। तो यहाँ पे हमने आपको 3 चीजें बताई। बोलो भाई, सरफेस अटैचमेंट किससे होता है? विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस अटैचमेंट? सेक्स पिलर। सॉरी सर, फिम्ब्री। सरफेस अटैचमेंट फिम्ब्री। सरफेस अटैचमेंट
फिम्ब्री, कॉन्जुगेशन, सेल सेल अटैचमेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन किससे होता है? सेक्स पाइलस। और ये जो मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये किसकी वजह से होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो आप कहीं पे लिख लेना फिम्ब्री। बच्चों ये जो हमने फिम्ब्री बनाई है, फिम्ब्री ये मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ होती है। फिम्ब्री किसका एक्सटेंशन होती है? फिम्ब्री अराइज फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिम्ब्री किससे अराइज करती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो हमने यहाँ पे लिखा फिम्ब्री। किसमें हेल्प करती हैं? अभी हमने बोला सरफेस अटैचमेंट। सर ये सरफेस अटैचमेंट। फिम्ब्रेन है, फिम्ब्रेन और फिम्ब्रेन? फिम्ब्री, FIMBRAE, FIMBRAE। ओके, फिम्ब्री। थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, आपको पूरा फिगर दिखेगा। विजिबिलिटी है? क्लियर है? हाँ। ठीक है, इतना समझ गए? सर लिख अब रहे देखिए बैक्टीरिया में डीएनए की बात करते हैं। बैक्टीरिया में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। यहाँ पर क्या है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया, स्मॉल में लिखिए डीएस। डीएस का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। देखिए मैं दूसरी साइड में, इधर राइट हैंड साइड में इसको कंपेयर करके लिखूंगा यूकैरियोट्स। आप बोलो यूकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है? यूकैरियोट्स में डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। आप बोलोगे डीएनए पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव? डीएनए में फास्फेट ग्रुप होता है। मैं आगे आपको बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाऊंगा। फास्फेट की वजह से डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अगर आप चाहते हो कि इसका डीएनए का चार्ज न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, तो किसके साथ इसका एसोसिएशन करना पड़ेगा? ये खुद नेगेटिव है तो किसके साथ एसोसिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज के साथ। यूकैरियोट्स में इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन और डीएनए, हिस्टोन और डीएनए ये दोनों मिलके कहलाता है क्रोमैटिन। क्या कहलाता है बोलो? क्रोमैटिन। हिस्टोन में पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड होती है। आर्जिनिन होती है ARG प्लस और लाइसिन होती है LYS प्लस। तो हमने साइड में यहाँ पे यूकैरियोट का डिस्क्रिप्शन लिखा एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट। आप बताइए यहाँ पर डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। यहाँ पर डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। अब यहाँ पर आप बताइए डीएनए हियर आल्सो यू मे गेट नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन हाँ नहीं सर, होती। नेगेटिव तो होगा। यहाँ पर होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉलीएमाइंस। पॉलीएमाइंस, पॉलीएमाइंस में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉलीएमाइन दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं स्पर्माइन, वन इज कॉल्ड एज स्पर्माइन, another one is called as spermidine. तो यहाँ पर डीएनए किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? डीएनए एसोसिएटेड विथ पॉलीएमाइंस। क्या यहाँ पे हिस्टोन होता है? नो। तो हमने यहाँ पे हिस्टोन को क्रॉस कर दिया, यहाँ पे हिस्टोन नहीं होता। और डीएनए और हिस्टोन मिलके ही क्रोमैटिन बनाता है। तो क्या यहाँ पे क्रोमैटिन प्रेजेंट है? नो, हियर यू मे नॉट गेट क्रोमैटिन। तो डीएनए किसके साथ एसोसिएटेड है? पॉलीएमाइंस के साथ में। अब आप बताइए इस डीएनए के चारों सर तरफ यह कोई हिस्टोन और क्रोमैटिन कुछ भी नहीं होता है? नहीं होता है।
अरे भाई हिस्टोन और डीएनए को मिला के ही क्रोमैटिन कहते हैं। आप बताइए यहाँ पर डीएनए का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन करती है। और हिस्टोन और डीएनए मिल के क्या बनाता है? क्रोमैटिन। तो अगर यहाँ पे हिस्टोन नहीं है तो क्रोमैटिन नहीं होगा। तो यहाँ पर हिस्टोन नहीं है, क्या होता है बोलिए? पॉलीएमाइंस होती हैं। तो हिस्टोन और क्रोमैटिन एब्सेंट है। अब आप बोलिए क्या इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, प्रेजेंट है? नहीं, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया, यानी क्या एब्सेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से डीएनए को नेकेड डीएनए कहते हैं। तो इसका डीएनए कैसा है बोलोटा? नेकेड डीएनए। Why it is called as naked DNA? Because of absence of nuclear membrane. Nuclear membrane absent है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये समझ गए? पहले बताइए कैसा डीएनए है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। किसके साथ एसोसिएटेड है? पॉलीएमाइंस के साथ में। हिस्टोन प्रेजेंट है, एब्सेंट है? एब्सेंट। क्रोमैटिन प्रेजेंट है, एब्सेंट है? एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एब्सेंट है? एब्सेंट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से डीएनए को क्या बोलते हैं? नेकेड डीएनए। अब देखिए सेल में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी होते हैं। ये तो क्रोमोसोम हुआ, जीनोम हुआ, इसको छोड़ के कुछ और छोटे छोटे डीएनए भी हैं। सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन सेल एंड दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड डीएनए। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड को आप लिखोगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। तो बैक्टीरिया में ही प्लाज्मिड होता है, ओनली बैक्टीरिया हैविंग प्लाज्मिड। अब एक पॉइंट और याद रखना है, ये जो आपको न्यूक्लियर डीएनए दिख रहा है, ये रिप्लिकेट करता है बाइनरी फिशन में। बताइए इसका रिप्लिकेशन कब होता है? इट्स रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बाइनरी फिशन। कब रिप्लिकेट करता है ये? बाइनरी फिशन के टाइम में। लेकिन प्लाज्मिड कभी भी रिप्लिकेट कर सकता है, एनी टाइम रिप्लिकेशन, एनी टाइम रिप्लिकेशन। तो आप बताइए बैक्टीरियल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए के बीच में रिप्लिकेशन में कोई इंटर रिलेशन है या नहीं? ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है या एक्सक्लूसिव इवेंट है? They are mutually exclusive. Because both have different replication. Bacterial DNA replication takes place during binary fission, and plasmid replicate anytime. कभी भी replicate कर सकता है plasmid. ओके, अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इन्वेजिनेट होती है। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर इन्वेजिनेशंस। आप बताइए अगर ये इन्वेजिनेशन फॉर्म करेगी तो सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। एंड दीज इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज मीसोसोम। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बनते हैं, इनको मीसोसोम कहते हैं। और ये बैक्टीरिया में ही मिलते हैं मीसोसोम। मीसोसोम दे आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीसोसोम का दो फंक्शन होता है, एक तो ये एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वही। एक तो ये बनाते हैं एटीपी सिंथेसिस, और दूसरा ये बाइनरी फिशन में हेल्प करते हैं। दे आल्सो हेल्प्स इन सेल डिवीजन कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। और किसमें हेल्प करते हैं मीसोसोम? बाइनरी फिशन में।
कोई बताएगा बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला होता है, किससे लोकोमोट करता है बैक्टीरिया? फ्लैजेला से। फ्लैजेला किस प्रोटीन से बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? फ्लैजेलिन प्रोटीन। याद रखना यूकैरियोट्स में भी फ्लैजेला होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है वो किस प्रोटीन से बना होता है? यूकैरियोटिक फ्लैजेला। हमने यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच दिया, मतलब इधर यूकैरियोट है, यहाँ पर जो फ्लैजेला होता है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है बोलो बेटा? ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो कैन यू टेल? मीसोसोम और एक बार दिखाएंगे? हाँ अभी दिखा रहे हैं। पहले आप बताइए प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला किस किस प्रोटीन का बना हुआ है? बोल जाए। बोलो भाई, एनीवन? दूसरा स्टूडेंट बोल दे। सर फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, और जो कैरोटिक्स का फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन से। Very good. So prokaryotic flagella is made up of flagellin protein. Eukaryotic flagella is made up of tubulin protein. Okay. फिर हम यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। आप टेंशन मत लो, इसका फोटो आपको मिल जाएगा। अगर आप फिगर नहीं बना पा रहे हो, you will get the screenshot of this picture. ठीक है? इसके तो अंदर मीसोसोम क्या है और एक बार समझा देंगे? मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप कहीं पे लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग इज कॉल्ड एज मीसोसोम। बच्चों सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। क्या है इसके अंदर? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो सकते हैं या फिर रिजर्व फूड होते हैं। उनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं होती है। So the structures which are freely suspended into cytoplasm without any membranous covering, they are called as inclusion body. तो इनके चारों तरफ कोई membranous covering नहीं है, और इन structures को हम लोग बोलते हैं inclusion, CLUSION, inclusion body। तो क्या इसकी तरफ कोई membranous covering है? आप लिखोगे नो मेम्ब्रेनस कवरिंग, नो मेम्ब्रेनस कवरिंग। मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं पाई जाती है। ज्यादातर ये रिजर्व फूड हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे मे बी रिजर्व फूड। ज्यादातर ये रिजर्व फूड होते हैं। सो इट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरियल सेल। ये किसका स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। मैं एक बार पूरा का पूरा फिगर फोकस करने का कोशिश करता हूं, शायद आप देख लो। छोटा हो जाएगा, चलेगा? यूकैरियोट को मैं एलिमिनेट कर देता हूं, यूकैरियोट हटा देता हूं, सीधा मैं बैक्टीरिया पे फोकस कर देता हूं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरियल सेल। सर वो इंक्लूसिव बॉडी है, नो मेम्ब्रेनस कवरिंग सब्सटेंसेस। क्या बोले बेटा? सर इंक्लूसिव बॉडीज क्या बोले? इंक्लूसिव बॉडी ऐसे सबस्टेंस हैं जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं होती। आप लिखिए substance which are freely suspended into cytoplasm। लिखिए substance which are freely suspended into cytoplasm without membranous covering। Substance which are freely suspended into cytoplasm without membranous covering। Substance which are freely suspended into cytoplasm
without membranous covering. तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर दूं या पहले आप फिगर बनाओगे? मैं कहूँ तो मैं तो पहले फिगर बना रहा हूँ। अच्छा सुनो, आप मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप बना लो। अगर नहीं बना पाते हो तो मैं इसका अभी स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, कोई इश्यू नहीं। 2 मिनट में टाइम दे देता हूँ। चलो भाई, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बता पाते हो अच्छी बात है, कोशिश करिए। इशरा, क्या आपका नाम है बेटा? इशरा, इश्की, हाँ। तुम बोलो सेल इन्वेलप। इसमें 3 चीजें होती हैं, कौन कौन? सेल इन्वेलप इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। the first is plasmamembrane, second is Yes. cell wall, third is glycocalyx. ग्लाइकोकैलिक्स। वेरी गुड। हर्षित, हाँ सर। तुम बोलो ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप। ग्लाइकोकैलिक्स इज द कार्बोहाइड्रेट कोटिंग outside the cell wall. Yeah, yes sir. 2 types of glycocalyx. What is that? Yes sir. So there are 2 types of glycocalyx. One is soft and thin, also known as slime layer, and another is hard and thick, which is the capsule. अच्छा ये बताइए, सेल सेल अटैचमेंट, सेल सरफेस अटैचमेंट एंड सेल सेल अटैचमेंट ड्यूरिंग कंजुगेशन। सर सेल सेल अटैचमेंट तो हेल्प करता है ग्लाइकोकैलिक्स, हाँ। और सेल जो सरफेस सेल सरफेस अटैचमेंट ड्यूरिंग कंजुगेशन वो फिम्ब्रे करता है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ड्यूरिंग कंजुगेशन सेल सेल अटैचमेंट? सर वो तो सेक्स प्लस। हाँ हाँ ठीक है, सेक्स प्लस करता है। ओके, म्यूट करो। ईश्वरी, आप बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल डीएनए एंड यूकैरियोटिक डीएनए? बैक्टीरियल डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में आप डिफरेंस बताइए। In bacterial DNA, there is a double stranded circular DNA, Yes. and it is associated with it is associated with positive charge. No. It is associated with positively charged polyamides. Polyamide. अच्छा, यूकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर है या लीनियर है? Linear DNA. ये किसके साथ एसोसिएटेड है? Associated with positive charge histone protein. हाँ, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को एक साथ क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली कॉल्ड chromatin. So here you may get histone protein or not. In bacteria you may get histone or not. No. Chromatin? No. Nuclear membrane? Nuclear membrane is also absent, so it is called naked DNA. Naked DNA. Very good. Rashid, sir. what is mesosome and what is the function of mesosome? Sir, mesosomes are plasma membrane enfoldings of Yes. a bacterial cell. They help in ATP synthesis and help during binary fission. Very good. अच्छा एक पॉइंट और है, तुम ही बोलो। In bacteria, besides DNA, you may get extra chromosomal circular DNA. What is the name of those circular DNA? They are plasmids. Yes.
whether plasmid and bacterial chromosome DNA replication takes place simultaneously? No, sir, they do not. Bacterial chromosome कब replicate करता है? Sir, bacterial chromosome replicates during binary fission. Very good. और ये कभी भी replicate कर सकता है. Yeah, they can do it anytime. Okay. हिस्ट्री आप बोलिए. बैक्टीरियल फ्लैजेला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला देयर केमिकल कंपोजिशन, दोनों का केमिकल कंपोजिशन बोलो, क्या डिफरेंस है? Yes, sir. Sir, in bacterial flagella, it is made up of flagellin protein, and in eukaryotic flagella, it is made up of tubulin protein. Okay. Be careful. Flagella is the locomotory organ. Flagella के through bacteria locomote करता है, movement करता है. Be careful. Fimbriae and sex pilus, they are not locomotory organ. Fimbriae और sex pilus locomotory organ नहीं होते हैं. Last point है, there are substances which are freely suspended into cytoplasm without any surrounding, without any plasma membrane covering. They are called as inclusion body. और बहुत सारे इंक्लूजन बॉडी होते हैं जो मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा. सो दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल. अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ यूबैक्टीरिया, जिसमें कि स्पेशली साइनोबैक्टीरिया पढ़ाएंगे. तो आप अगला एक हेडिंग डाल के छोड़ दो, साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया का पुराना नाम क्या है बोलो? Blue green algae. Yes. Cyanobacteria was also known as blue-green algae. और ये क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, इनको बोलते हैं फोटोऑटोट्रॉफ. तो नेक्स्ट क्लास पे हम आपको साइनोबैक्टीरिया पढ़ाएंगे, माइकोप्लाज्मा पढ़ाएंगे, एक्टिनोमाइसीट पढ़ाएंगे, और इस क्लास को, इस चैप्टर को, किंगडम मोनेरा को खत्म कर देंगे. ओके. तो कोई डाउट है भाई किसी को? एनी डाउट? कोई टेंशन नहीं, आप पढ़ते रहिए. देखिए इसमें हमने कुछ पार्ट आपका सेल बायोलॉजी का डाल दिया है. आप एनसीईआरटी खोलिए, वहां पर सेल बायोलॉजी है. सेल बायोलॉजी चैप्टर में आप प्रोकैरियोटिक सेल उठाइएगा, बैक्टीरियल सेल, वो आप वहां पे पढ़ लीजिए, ये सब मिल जाएगा. तो किंगडम मोनेरा में हमने आपको आर्कीबैक्टीरिया पढ़ाया और यूबैक्टीरिया की सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा दिया. तो स्ट्रक्चर आप वहां पर देख लेना सेल बायोलॉजी में. ओके, थैंक यू, गुड नाइट. Okay. Thank you, sir. Good night.